मुझे अगर इस प्रश्न को हल करना होता तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से हल करता। अगर आपको मेरा यहाँ पर मेथड अच्छा लगे तो आप भी कोशिश करिए इस मेथड से बनाने का, और आप मेरा जो वीडियो का एक्सप्लेनेशन है उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको हल करके बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको, और यहाँ पर मैं एक डेमो के तौर पर बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपका बनेगा। और अगर आप बनाने बैठेंगे रफ शीट में पेन और पेपर लेके तो कैसे आप इसको बना सकते हैं ना। फिर अगर जिसको भी मेथड अच्छा लगे आगे जाके यहाँ पर इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको चलिए हल करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने CGVAPM और CGPSC की परीक्षा में पूछे जा रहे कूट वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, इस पर विशेष चर्चा की थी। तो आज उदाहरण स्वरूप हम इसी प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। इस प्रश्न को हम बेसिक कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा जो हाल ही में CGTET की परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शहर की जनसंख्या 1 जनवरी 2021 को 4 लाख है ना। यहाँ पर एक आपको एक तारीख दी गई है और यहाँ पर बोला गया है कि 1 जनवरी 2021 को क्या है, जनसंख्या जो थी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, 4 लाख है ना। पॉपुलेशन कितना है, 4 लाख है। फिर यहाँ पर बोला है कि 2021 में जनसंख्या में वृद्धि 20% की दर से हुई। मतलब यहाँ पर 2021 में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा है ना। जनसंख्या में हमको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा। और किस दर से होगा, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 20% की। फिर यहाँ पर क्या बोला है कि 2022 में जनसंख्या में 15% का ह्रास हुआ, या 15% की दर से जनसंख्या में यहाँ पर क्या हुई, कमी हुई है ना। मतलब 2021 में एक बार क्या हुआ, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 2022 में यहाँ पर जनसंख्या में क्या हुआ, कमी आई। और किस दर से कमी आई, 15% की। 2022 में 15% की दर से यहाँ पर क्या हुई, कमी हुई, या फिर 15% की कमी हुई जनसंख्या में। उसके बाद बोला है कि 2023 में जनसंख्या में वृद्धि 10% की दर से हुई। मतलब उसके बाद ये 2022 के बाद फिर से क्या होगा, 2023 में है ना, जो पुरानी जनसंख्या है उसमें क्या होगा, हमको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी, 10%। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट में ये बोला गया है कि पहले साल जो है 2021 में आपकी जो जनसंख्या है उसमें 20% की वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद 2022 में आपको 15% की कमी देखने मिलेगी। उसके बाद 2023 में जो भी आपकी जनसंख्या है उसमें आपको 10% की फिर से आपको वृद्धि देखने मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और फिर उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विकल्प दिया है और सही विकल्प का चयन करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या बोला गया है, वर्ष 2022 के अंत में जनसंख्या वापस 4 लाख हो गई। ठीक है। मतलब यहाँ पर बोला कि एक बार जनसंख्या 2021 में 20% की दर से बढ़ी, फिर 2022 में 15% की दर से जनसंख्या में कमी आई। तो क्या 2022 के अंत में जनसंख्या बोल रहा है 4 लाख वापस हो गई या फिर से 4 लाख हो गई, तो ये आपको बताना है। फिर बोल रहा है पॉइंट जे के बाद पॉइंट के की बात कर रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 4,48,000 थी। मतलब 2021, 22 और 23 3 साल में अगर हम यहाँ पर वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि देखें तो 2023 के अंत में यहाँ पर क्या बोल रहा है, जनसंख्या में जो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है, बोल रहा है 4,48,800। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, 4,48,800। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है पॉइंट एल में, इस अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही, 12.2% रही।
ठीक है। इस अवधि में मतलब तीनों साल मिला के या 3 साल के अंत में यहाँ पर जो कुल वृद्धि आपको देखने को मिली, कुल वृद्धि मतलब एक बार आप 20% जनसंख्या को बढ़ाएंगे, फिर 15% कम करेंगे अगले साल, फिर अगले साल 10% की फिर से बढ़ोतरी करेंगे। तो इस प्रकार जहाँ पर जो कुल वृद्धि देखने को मिली है, तो ये बोल रहा है क्या यहाँ पर जो वृद्धि है, कुल वृद्धि 12.2% की रही। तो ये हमारा पॉइंट एल बोल रहा है। फिर पॉइंट एम बोल रहा है अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती, नियमित 5% की दर से बढ़ती का इसका अर्थ ये हुआ कि अभी देखिए अभी कैसा बढ़ा है कि एक बार 20% की बढ़ोतरी हुई है, फिर 15% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। लेकिन अगर इस प्रकार ना होता, अगर हर साल 5% जनसंख्या यहाँ पर क्या होता, बढ़ता, यानी हर साल हमको 5% की वृद्धि देखने को मिलती, तो बोल रहा है तो जनसंख्या 2023 से कम होती। मतलब अभी जो करंट सिनेरियो है 20% की वृद्धि, 15% की कमी और 10% की फिर से वृद्धि, तो यहाँ पर ये जो करंट सिनेरियो है और यहाँ पर जो 2023 का जनसंख्या आएगा, तो क्या हम 5% की दर से जनसंख्या को बढ़ाते तो क्या अभी वर्तमान में 2023 की जनसंख्या से ये कम होती। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि आप अभी जो 20% बढ़ा रहे हैं, फिर 15% कम कर रहे हैं, फिर 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसके बजाय अगर आप 3 बार 5% बढ़ाएंगे तो क्या आपका जो जनसंख्या, क्या आपकी जो जनसंख्या है वो 2023 से कम होगी। ठीक है, या फिर जो आपने लिया है 20, 15 और 10 वाला जो पैरामीटर लिया है उससे जनसंख्या क्या कम आएगी, है ना। ये प्रश्न में बोलने की यहाँ पर, ये प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो क्लियर है, हमने सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसके बाद बोला सही विकल्प का चयन करें केवल जे और के। तो क्या यहाँ पर जो हमारा केवल जे और के वाला जो पॉइंट दिया है वो सही है। ये जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, ये जो कथन यहाँ पर दिए हैं पॉइंट जे और के में, केवल ये सही है क्या। फिर बोला है क्या के और एल सही है, फिर क्या एल और एम सही है, फिर क्या जे और एल सही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम एलिमिनेशन मेथड का और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले ना हम इस प्रश्न का बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, है ना भाई। तो इस प्रश्न का हम बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने अगर हल करेंगे तो फिर हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जनसंख्या वाले प्रश्नों में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगता है, कैसा कॉन्सेप्ट लगता है ना। कि भाई जनसंख्या वाले प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो किस प्रकार का प्रतिशत परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल से, फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों, जनसंख्या वाले प्रश्नों में सामान्य रूप से सक्सेसिव परसेंट चेंज, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जहाँ भी जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ सामान्य रूप से आपको क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन या फिर आप सक्सेसिव परसेंट चेंज बोले ये देखने को मिलता है ना। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन सक्सेसिव परसेंट चेंज क्या है। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई इनिशियल वैल्यू है 100 रुपीज़, या फिर कोई एक प्रारंभिक मान है मेरे पास 100। मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 10% बढ़ाऊँगा, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर 100 को अगर मैं 10% बढ़ाता हूँ, यानी 100 में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, किसी प्रकार का प्रतिशत परिवर्तन कर रहा हूँ, है ना भाई। बढ़ाना भी प्रतिशत, वृद्धि करना भी तो परिवर्तन ही हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं 10% बढ़ाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ये जो मेरे पास नया मान आया है, ये जो नई वैल्यू आई है, फिर से इसको मैं 10% बढ़ाऊंगा। 110 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर फिर मेरे पास अंतिम मान क्या आ जाएगा, 110 को अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 121। 110 प्लस 11 करेंगे 121। तो इसी तरीके से ना अगर आप आगे परिवर्तन करते रहेंगे तो इसी को क्या बोला जाता है, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन। मतलब यहाँ पर मेरे पास एक प्रारंभिक मान था, मैंने इस प्रारंभिक मान को 10% बढ़ाया, फिर जो मेरी नई वैल्यू आई, 10% बढ़ाने के बाद जो मेरी नई वैल्यू आई, अब मैंने उस नई वैल्यू में परिवर्तन किया है। ठीक है, पुरानी वैल्यू में मैं चेंज नहीं करूंगा, हर बार जो नई वैल्यू आएगी उसमें हम चेंज करेंगे। यानी अगर मैं 100 को इनिशियल वैल्यू को मैंने 10% बढ़ाया, तो अब यहाँ पर 10% का अगर मेरे को इंक्रीमेंट करना है तो क्या करूँगा, फिर जो नई वैल्यू आई है 10% बढ़ाने के बाद, इसको मैं 10% बढ़ाऊँगा। इसके बाद फिर से जो नई वैल्यू आई है इसको 10% बढ़ाऊँगा, फिर से जो नई वैल्यू आएगी फिर इसको 10% बढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से ना हर बार जब आप नई वैल्यू में चेंज करते हैं, नई वैल्यू में आप परसेंट चेंज करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव परसेंट चेंज या क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है,
देखिए, यदि आपको क्रमवार तरीके से प्रतिशत परिवर्तन करना है तो हर बार नई वैल्यू में ही करना पड़ेगा। हर बार आपके पास जो वैल्यू रहेगी, नई वैल्यू रहेगी, उसी में अगर आप परसेंट चेंज करेंगे तभी तो आप क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन कर पाएंगे, कॉन्सेक्यूटिव परसेंट चेंज कर पाएंगे। और अगर मैं इनिशियल वैल्यू में करूँगा तो फिर लगातार कहाँ हुआ है ना, क्रमवार तरीके से कहाँ हुआ। तो यहाँ पर आप सभी ने जो क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन है, सक्सेसिव परसेंट चेंज का या फिर कॉन्सेक्यूटिव परसेंट चेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी जो प्रश्न में बोला है कि 2021 में आपका जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ता है, 20% की दर से यहाँ पर 2021 में जनसंख्या वृद्धि होती है। अब यहाँ पर 2022 में क्या होता है, देखिए एक बार 2021 में हुआ, फिर 2021 के अंत में जो भी आपके पास मान होगा, जो भी आपके पास वैल्यू होगी बढ़ाने के बाद, 20% बढ़ाने के बाद, अब उसमें 15% का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। वो वैल्यू क्या होगी, उसमें 15% की कमी होगी। मतलब पहले फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रारंभिक मान था 100, आपने उसमें 20% की वृद्धि की, ठीक है। फिर जो मान आया, जो भी आपके पास वैल्यू आई, फिर आपने क्या किया, उसमें 15% की कमी की। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2023 में फिर से जनसंख्या में 10% की दर से वृद्धि हुई। तो यहाँ पर फिर आपके पास जो नया मान आया, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2021 का जनसंख्या था, उसको आपने 20% बढ़ा दिया, तो 2022 में यहाँ पर फिर क्या हो गया आपका, 2022 में एक नया जनसंख्या आ गया। और 2022 में जो आपके पास पुरानी जनसंख्या थी उसको फिर आपने क्या किया, 15% घटा दिया। तो यहाँ पर आपको 2023 या ये बोल सकते कि 2022 के अंत में जनसंख्या, या फिर चलिए 2023 के शुरुआत में आपके पास जो भी जनसंख्या होगी 15% घटाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, आप इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। और प्रश्नानुसार क्या बोला है, 10% की, आपने इसमें 10% की वृद्धि की है। तो इस तरीके से ना आपके पास कोई एक इनिशियल वैल्यू होती है, या फिर सपोज कोई एक जनसंख्या है, उसको मैंने कुछ % बढ़ाया एक साल में, अगले साल फिर मेरी जो बढ़ी हुई संख्या है फिर उसको मैंने बढ़ाया, फिर अगले साल फिर से जो मेरी बढ़ी हुई संख्या है फिर मैंने उसको बढ़ाया। तो इसी तरीके से जो क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन है, इसका कॉन्सेप्ट इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है कि हर बार जो वैल्यू चेंज होगी या परसेंट चेंज होगा वो नई वैल्यू में होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में भी यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन 2021 में चेंज हुआ, फिर 2021 में जो भी हमारे पास एंड में वैल्यू थी उसमें 2022 में हमने चेंज किया, फिर 22 एंड में जो भी वैल्यू थी हमने उसका 2023 में चेंज किया। तो क्रमवार तरीके से हमने यहाँ पर जनसंख्या को क्या किया, बढ़ाया है और घटाया है। तो देखिए अब अच्छा, यहाँ पर फिर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप सॉल्व करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब आप प्रश्नों को हल करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्नों को हल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन, क्रमवार प्रतिशत वृद्धि, सक्सेसिव परसेंट चेंज आपको देखने को मिलता है। तभी आप क्या करते हैं, ये जो अमाउंट वाला जो फॉर्मूला है ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100⁴, ये वाले फॉर्मूला आप लगा के, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको सक्सेसिव परसेंट चेंज देखने को मिलता है, वहाँ पर भी सक्सेसिव परसेंट चेंज का कॉन्सेप्ट लगता है। इसीलिए आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन को भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से आप हल करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसका मैं आपको पूरा मतलब बता देता हूँ। देखिए चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो डिटेल में ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर ना इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि आप प्रिंसिपल को आप R% बढ़ाओगे तो पहले साल का अमाउंट आएगा, फिर इसको आप R% बढ़ाओगे तो दूसरे साल का अमाउंट आ जाएगा, फिर आप R% बढ़ाओगे तो तीसरे साल का अमाउंट आएगा। इसी तरीके से ना यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से यहाँ पर काम करता है। हर बार आप नई वैल्यू को क्या कर रहे हैं, R% इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। प्रिंसिपल को आपने R% इंक्रीज़ किया तो पहले साल का अमाउंट आ गया, फिर ये जो आपके पास नया अमाउंट था इसको आपने R% इंक्रीज़ किया तो दूसरे साल का अमाउंट आ गया, फिर ये जो अमाउंट था इसको आपने R% इंक्रीज़ किया तो तीसरे साल का अमाउंट आ गया। इसी तरीके से आगे क्रम में चलते रहता है। तो यहाँ पर भी आपको सक्सेसिव परसेंट चेंज, क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि आप बोल सकते हैं, देखने को मिलता है ना। अब ये फॉर्मूले को, चलो मैं आपको फॉर्मूले को यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है इसको मैं पूरा आपको क्रैक करके डिटेल में बता देता हूँ। देखिए मान लो रेट परसेंट को मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 10%, और टाइम को मैं क्या ले लेता हूँ, 3 वर्ष ले लेता हूँ। अब देखो अमाउंट बराबर P1 प्लस रेट कितना है 10/100, पावर n कितना है 3। ठीक है, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखिए ये क्या होगा, प्रिंसिपल ये 100
प्लस 10/100 होल टू द पावर 3 या होल क्यूब हो जाएगा। और सॉल्व करोगे तो p 110/100 होल टू द पावर 3 या फिर होल क्यूब। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे, ठीक, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 110/100 है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 10% टिकना है तो आप 10% ऐसा साइन के साथ लिखें, या फिर आप 10/100 लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। 10/100 लिखे एक ही मतलब है। तो 110/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 110% का होल क्यूब। अब देखिए इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे ना, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, है ना। देखिए इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 110% इंटू 110% इंटू 110%। ठीक है, यही आया हमारा। होल क्यूब है तो यहाँ पे 3 बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने जो लिखा है, ये जो एक इक्वेशन लिखा है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल को मैं 10% बढ़ाऊंगा p इंटू 110%। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको फिर मैं 10% बढ़ाऊंगा, तो इसमें फिर मैंने 110% का गुणा कर दिया है। फिर इसके बाद मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये जो नई वैल्यू आएगी, फिर इसको मैं 10% बढ़ाऊंगा, तो इसको मैं 110% से मैंने गुणा कर दिया है। तो कितने बार किया है, 1 2 3, 3 बार, है ना भाई। n की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब प्रिंसिपल को हमने r% 3 बार बढ़ाया है क्रमवार तरीके से, है ना भाई। प्रिंसिपल को आपने 10% बढ़ाया तो ये पहले साल का अमाउंट, फिर पहले साल के अमाउंट को 10% बढ़ाया तो इसमें 110% का इंटू किया, तो यहाँ पर दूसरे साल का अमाउंट, फिर ये दूसरे साल का अमाउंट आया, इसको आपको 10% बढ़ाना है तो इसमें आपने 110% का इंटू किया, तो ये 3 साल का अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये जो फॉर्मूला है ये काम करता है। बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए जब भी आप क्रमवार प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं ना, या परिवर्तन निकालते हैं, तो वृद्धि या कमी निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र भी कॉन्सेप्ट से ही निकला है, ठीक है, सूत्र भी आपका कॉन्सेप्ट से निकला है। यदि आप 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए अगर आप सक्सेसिव परसेंट चेंज निकालते हैं, लगातार आप किसी वैल्यू को 2 बार 10% बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, तो यहाँ पर आपका कुल कितने का वृद्धि होगा, यहाँ पर कुल वृद्धि या कुल कमी कितने की होगी, ये निकालने का आपके पास क्या है, यहाँ पर एक सूत्र है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि मैंने किसी वैल्यू को 100 था, मैंने इसको एक बार 10% बढ़ाया, मैंने एक बार इसको 10% बढ़ाया, तो कितना हो गया, 110 हो गया। फिर से मैंने इसको 10% बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 121। तो यहाँ पर मैंने किसी वैल्यू को 10 बार 2% क्रमवार तरीके से बढ़ाया है, तो 2 बार क्रमवार तरीके से 10% बढ़ाने पे मेरे को कुल कितने का वृद्धि मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल कितने का वृद्धि हो रहा है, 21 का वृद्धि हुआ है। 100 से वैल्यू 121 हो गया है, तो वृद्धि कितने का हुआ, 21 का हुआ है। इसको 100 से कंपेयर करोगे, 21/100 मतलब 21% का वृद्धि। तो यहाँ पर कुल कितने का वृद्धि हुआ, 21% का, है ना। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार कुल वृद्धि निकालना है ना, 2 वर्षों के लिए या 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो सूत्र है फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट से ही निकला है, बट क्योंकि 2 साल का निकालना आसान है फॉर्मूले से, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप 2 साल का ही याद रखें, है ना। तो इस प्रकार आप कुल वृद्धि आप निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 बार 10% के बजाय अगर मेरे को एकल वृद्धि करना हो, तो यहाँ पर मैं इसके समतुल्य कितने का एकल वृद्धि मेरे को करना पड़ेगा, 21% का। ठीक है, अब आप इसे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट परसेंट चेंज भी बोल सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप कुल वृद्धि बोले, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 बार 10% क्रमवार तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुल कितने का वृद्धि होगा, 21% का। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक पॉइंट दिया है हमको। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वर्ष 2022 के अंत में जनसंख्या वापस 4 लाख हो गई। तो देखिए पहले हमने 2021 में चेंज किया, 20% बढ़ाया, फिर 22 में हमने 15% घटाया, तो 22 के अंत में यहाँ पर जनसंख्या वापस कितना हो जाएगा, बोल रहा है 4 लाख। तो चेक कर लेते हैं, एक बार हम 20% बढ़ा लेते हैं, फिर एक बार 15% घटा लेते हैं क्रमवार तरीके से। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, 2 साल के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 बार अगर आपको 2 बार किसी वैल्यू को क्रमवार तरीके से बढ़ाना है या घटाना है, तो उसके लिए सूत्र ये होगा, x टोटल बराबर x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2/100।
तो यहाँ पे आपको कुल वृद्धि निकल जाएगा। ये जो एक्स टोटल निकला है, एक्स टोटल मैंने लिखा है, यही आपका क्या है, कुल वृद्धि। ये किस में रहेगा, प्रतिशत में। ओवरऑल रेट परसेंट बोल सकते हैं या ओवरऑल परसेंट इंक्रीमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी वैल्यू प्लस होगी, ये जो जहाँ पर भी वृद्धि होगा उसको प्लस लिखेंगे और जहाँ पर भी कमी होगा उसको हम माइनस लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक बार 20% बढ़ता है, 20% की वृद्धि तो 20% प्लस यहाँ पर क्या होगा, फिर 15% का जनसंख्या में 15% की कमी हुई है, ह्रास हुआ है यहाँ पर हमको, तो यहाँ पर -15 हो जाएगा प्लस 20 इंटू -15/100। ठीक है, अगर वृद्धि है तो पॉजिटिव, कमी है तो निगेटिव। 20 - 15 माइनस यहाँ पर 15 दूनी 30, ये 300/100 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो 20 - 15 5 -0 कट जाएगा 3। तो यहाँ पर कुल कितने का वृद्धि हो रहा है, 2% का। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 साल में 2021 से 2022 में, 2022 के अंत में, यानी 2 बार आपने किसी वैल्यू को बढ़ाया है 2 साल तक, तो कुल वृद्धि आपको कितना मिल रहा है, 2% का। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, पॉइंट जे जो दिया है, पॉइंट जे में आपको क्या बोल रहा है कि वर्ष 2022 के अंत में जनसंख्या वापस 4 लाख हो गई। तो भाई 4 लाख वापस कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पर आपको कुल वृद्धि आपको 2% का देखने को मिल रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगा ना, वापस फिर से कैसे इनिशियल वैल्यू अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो पॉइंट जे दिया है, ये जे क्या है, हमारा रॉन्ग है। जो पॉइंट जे में क्वेश्चन दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या है, हमारा रॉन्ग है। अब ऑप्शंस में भी जहाँ पर आपको विकल्प यहाँ पर चुनने बोला है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर जे दिया है उसको काट देंगे, है ना। यहाँ पर बोला सही विकल्प चुने, जहाँ जहाँ पर जे दिया है उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए दिया है तो यहाँ पर केवल जे और के बोला है तो जे तो नहीं होगा, ए काट दो। फिर डी में देखेंगे केवल जे एन एल बोला है तो जे तो नहीं है, यहाँ पर डी को भी काट दोगे। अब या तो आपका आंसर क्या होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। बी और सी को भी आप देखोगे, देखिए यहाँ से हमारा 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको बहुत ही कम डाटा का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पर जो केवल के और एल, केवल एल और एम। अब एल तो दोनों ऑप्शन में है, तो एल अगर दोनों ऑप्शन में है, इसका मतलब एल जो है हमारा, जो भी पॉइंट एल दिया है, पॉइंट एल में जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है, कि भाई दोनों में है मतलब सही है। अगर वो सही नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर जो दिया है ना, इस अवधि में वृद्धि की कुल दर 12.2% रही, ये वाला पॉइंट हमारा सही है। मतलब 3 वर्ष में जितनी भी जनसंख्या वृद्धि हुई है, 3 बार, एक बार 20% बढ़ा, एक बार 15 घटा, एक बार 10% की दर से वृद्धि हुई। तो टोटल हमको कुल वृद्धि कितने का दिया, यहाँ पर 12.2%, ये सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको एक स्टेप हमको मिल गया, हमको 3 बार यहाँ पर सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेके सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आपको क्या करना है, के चुनना है। अब या तो आप के को चेक करो या तो एम को चेक करो, दोनों में से किसी को भी चेक कर सकते हो, जो सरल लगता है। मेरे को यहाँ पर मैं एम को यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, देखिए अगर शहर की जनसंख्या नियमित 5% की दर से बढ़ती तो जनसंख्या 2023 से कम होती, जनसंख्या 2023 से कम होती। मतलब अगर यहाँ पर 20% बढ़ोतरी, 15 कमी, 15% कमी, 10% बढ़ोतरी इस प्रकार ना बढ़ती, अगर 5% की दर से बढ़ती, तो अभी करंट में जो हमारा कुल वृद्धि दर है, कुल वृद्धि हुई है 12.2% की, इससे जनसंख्या क्या होती, इससे जो हमारा वृद्धि दर होता ये क्या होता, कम होता, या इससे हमारा जो जनसंख्या है वो कम होता। तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए जब भी ना आप CI और SI का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कोई भी सॉल्व कर रहे हैं या क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन का कोई भी टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं, तो जब भी वैल्यू कंपेयर करने को आपको बोले, जब भी आपको कंपैरिजन वाला कोई क्वेश्चन दिया जाए, तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से चेक करें, साधारण ब्याज की दर से चेक करें, तो वो आपको वैल्यू वहाँ पर कंपेयर करना आसान हो जाएगा कि वैल्यू इसके आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आसपास की वैल्यू आपको अंदाज़ा लगाते यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10% किसी वैल्यू को साधारण ब्याज की दर से अगर मैं बढ़ाता, या 10% 2 बार साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर ब्याज लगता, या फिर ये बोलो कि केवल मूलधन में 10% 2 बार हम बढ़ाते, या मूलधन में केवल परिवर्तन मूलधन में होता, तो कुल मिला के 10% और 10% ब्याज कितना होता, 20% होता। लेकिन हमने 10% 2 बार क्रमवार तरीके से बढ़ाया, क्रमवार तरीके से 2 बार 10% बढ़ाया,
तो हमको कुल कितने का वृद्धि मिला, 21% का। तो इसका मतलब हमेशा जब आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे और दोनों में रेट परसेंट आपका सेम है CI और SI में, या एक बार साधारण परिवर्तन कर रहे हो और एक बार क्रमवार तरीके से परिवर्तन कर रहे हो, तो हमेशा क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन में कुल वृद्धि आपका ज़्यादा आएगा, हमेशा कुल वृद्धि आपका ज़्यादा आएगा। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए, अगर मैं 5% 3 बार बढ़ाऊँ, 5% अगर मैं 5% की दर से बढ़ती और तीनों साल बढ़ती, तो 5% अगर मैं 3 बार बढ़ाता, अब मैं ये मानूँ कि साधारण ब्याज की दर से मैं बढ़ा रहा हूँ या केवल मूलधन को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, तो 5 तिया 15% का वृद्धि होता, कुल वृद्धि 15% का देखने को मिलता। अब भाई अगर मैं CI के रेट से निकालूं तो और ज़्यादा आएगा, या क्रमवार प्रतिशत परिवर्तन करके निकालूं तो कुल वृद्धि और ज़्यादा आएगा, लेकिन मैंने केवल प्रिंसिपल को बढ़ाया है, केवल मैंने साधारण ब्याज की दर से यहाँ पर निकाला है। तो ये निकालना अब यहाँ पर मेरे पास कंपेयर करना आसान हो गया, क्योंकि अगर मैं CI के रेट से निकालता तो भैया फॉर्मूला लगाता 2 बार का, फिर तीसरी वैल्यू को मैं x2 लेता, जो 2 बार का जो रिजल्टेंट आया है, रिजल्टेंट आप बोल के 2 बार का जो कुल वृद्धि आया है उसको मैं x1 लेता, और यहाँ पर थर्ड वाली जो वैल्यू होती है उसको मैं x2 लेता। तो फिर यहाँ पर मेरा आंसर जो है वो 3 स्टेप में हो जाता, या सॉल्व करता, इसमें मेरे स्टेप्स बढ़ जाते, समय भी लगता। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, मोटा मोटा चेक कर लेता हूँ, 5% 3 बार लगेगा, तो भैया 15% लग रहा है। अब क्रमवार तरीके से बढ़ाओगे तो और ज़्यादा लगेगा, कुल वृद्धि और ज़्यादा आएगा। तो अब चेक कर लो, यहाँ पर जो 15% है, ये तो भैया ऑलरेडी यहाँ पर जो आपका कुल वृद्धि दर है 12.2%, उससे ज़्यादा है ना। आपका जो 5% आपने 3 बार बढ़ाया है, उसका जो परसेंटेज चेंज है, उसका जो कुल वृद्धि है, ये अभी वर्तमान में जो हमारा वृद्धि दर है, कुल वृद्धि दर तीनों साल मिला के 12.2% से ज़्यादा है। अब साधारण ब्याज के रेट से ज़्यादा है तो चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से तो और ज़्यादा आएगा। तो भैया लिखिए, यहाँ पर आपका जो कुल वृद्धि दर है ये ज़्यादा ही रहेगा। अब प्रश्न में क्या बोला है, अगर 5% के दर से जनसंख्या बढ़ती तो जनसंख्या 2023 से कम होती। भैया कम कहाँ होती, तो साधारण ब्याज के दर से निकाल रहे उसमें ज़्यादा आ रहा है, तो कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहले का वृद्धि दर 12.2% है, करंट का 15% से ज़्यादा है। तो भैया जनसंख्या ज़्यादा ही होता, अगर आप 5% के दर से निकालते तो ज़्यादा ही आता जनसंख्या, कम नहीं आता। तो मतलब पॉइंट M भी गलत हो जाएगा। M वाला भी जहाँ जहाँ M है उसको काट दो, ये M वाला भी काट देते हैं, C को भी काट देते हैं। तो भैया एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन B, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, एलिमिनेट करके, तो आपका आधा काम आसान हो जाएगा। आपको बहुत ही डिटेल में या फिर बहुत ही लंबा चौड़ा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बनाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लेंदी तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अंदाज़ा लगा के वैल्यूज़ को कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप अपना सजेशन हमें दे सकते हैं, है ना, अपने सुझाव हमें दे सकते हैं कि हम और कौन से टॉपिक में वीडियो बनाएं, और आप और कौन से टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे प्रश्नों को आप हल करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।